अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही वनडे में बदतरीन शिकस्त से दो चार हुई है। इंग्लैंड की ना तजर्बाकार टीम को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि ग्रीन शर्ट्स इस दौरे में बाआसानी फतुहात हासिल करेंगे, मगर पहले ही मैच में जो हुआ है वो उसके बरक्स है। पूरी पाकिस्तानी टीम महज 141 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कप्तान बाबर आजम और ओपनर इमामुल हक उस वक्त आउट हुए जब टीम का स्कोर 0 था। 26 रन के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर चुकी थी। ओपनर फखर जमान और शोएब मकसूद की शराकत से 50 रन बने, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद विकेटें जल्दी जल्दी गिरती रहीं और पूरी टीम 141 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 21.5 ओवर्स में मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम के दौरा इंग्लैंड से 2 रोज पहले 6 जुलाई को वनडे सीरीज के लिए ऐलान करदा इंग्लिश टीम के 3 खिलाड़ियों और इंतजामिया के 4 अराकीन के कोरोना टेस्ट मस्बत आए थे, जिसके बाद इंग्लिश बोर्ड ने 9 नए खिलाड़ियों के साथ 18 रुकनी नई टीम का ऐलान किया था। पूरी टीम बदल दी थी। इस टीम में आज 5 खिलाड़ियों ने आज अपना पहला मैच खेला, मगर पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। बॉलिंग में मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी, बैटिंग में मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी। हमारे साथ सिकंदर बख्त मौजूद हैं। सिक्कू भाई, ये क्या हुआ है? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा? उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेगा, पाकिस्तान की रैंकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हम सब यही समझ रहे थे, जो सोशल मीडिया पे जो क्रिकेट फैंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका सबका ख्याल था कि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बी टीम खेल रही है। वो लड़के खेल रहे हैं जो कभी पहले खेले, जिनमें से तो आधे डेब्यू था, बाकी लोग जो है T20 के प्लेयर थे। तो उन्होंने दाएं बाएं से जहाँ से भी जमा करके टीम खड़ी कर दी, इसलिए कि उनके लिए एम्बेरसमेंट थी कि उनका बबल था जो उन्हीं के प्लेयरों ने तोड़ा और उनके पूरी की पूरी टीम आइसोलेशन में चली गई। तो उनके लिए बहुत ही एम्बेरसिंग थी सिचुएशन। उन्होंने जहाँ से भी लड़के जमा करके खिलाया पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने, मैं समझता हूँ, सुपर परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान को 9 विकेटों से हराना, इट्स अ बिग परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है इस वक्त। क्या पाकिस्तान बुरा खेला या बहुत ज़्यादा वो अच्छा खेले, या नई कंडीशंस हैं, पहला मैच है इसलिए हम मार्जिन दे सकते हैं टीम को? देखिए, पहला मैच था, ये जरूर पहला मैच था, मगर ये सारे वो लड़के जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, दुनिया भर में खेलते हैं, दुनिया की पिचों पे खेलते हैं, और इंग्लैंड में हमेशा हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मगर जो पहले ही ओवर में 2 लड़के अगर किसी टीम के आउट हो जाए तो फिर ये सिचुएशन हो जाती है। पहली बॉल पे इमाम आउट हुए, फिर उसी ओवर में बाबर आउट हो गए, तो पूरी टीम जो है बैठ गई, वहां से उठ नहीं सकी। हालांकि देखें, इसमें जो मैं कुछ लड़कों को ब्लेम भी करूंगा कि आप उनको पता था ये 40 ओवर की क्रिकेट है, सॉरी 50 ओवर की क्रिकेट है, उनके पास ओवर्स पड़े हैं, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि पूरे ओवर खेलें। ये सबसे बड़ा जो था ड्रॉबैक था। और खासतौर पे मैं देखें, वो टेल एंडर्स तो हैं, मगर टेल एंडर भी अगर पूरे 40 ओवर खेलते तो कुछ और 50-60 रन बन सकते थे। किसी ने कोशिश ही नहीं की, हर कोई उठा के मारने की कोशिश कर रहा था, जो बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि यार 50 ओवर की क्रिकेट है, T20 की नहीं है। हालांकि 3 चांसेस भी मिले हमारे बैट्समैनों को, मगर फिर भी वो यूटिलाइज नहीं कर सके। मतलब, और बॉलर्स के पास तो कम ही चांस था। उनकी बैटिंग का क्या कहेंगे आप कि ज़ाहिर कम स्कोर था, टीम नहीं थी, उसके बावजूद जो अग्रेसिव स्टाइल है गेम का इंग्लैंड का, उसी को कंटिन्यू रखते हुए उन्होंने बहुत जल्द मैच खत्म किया। आप खुद देखें कि उन्होंने आखिरी के अंदर बड़े शॉट्स नहीं मार रहे थे, वो सिर्फ सिंगल्स खेल रहे थे। सिंगल्स डबल करके आराम से उन्होंने मैच जीत लिया। देखें, हमें, जो मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं बाबर आजम, उनको PSL में कप्तानी करनी है। जब वो कप्तानी करेंगे तो सीखेंगे। देखिए, एक जब छोटा स्कोर होता है तो यू हैव टू अटैक। आपको अपने बॉलर्स में जल्दी जल्दी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा बॉलर जो है किस वक्त स्ट्राइक कर सकता है। अटैकिंग फील्ड रखनी होती है। मुझे वो अटैकिंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही थी जब आखिरी ओवर्स में खासतौर पर चले रन्स हो रहे थे, मगर फिर भी स्लिप तो रखें, कोई चांस तो निकलेगा। आप इंतजार में थे कि वो आउट होंगे तो हम कोई चांस लें, ऐसा नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जो बाबर की कप्तानी है वो भी अभी मैच्योर है, उनको समझ में नहीं आया कि छोटे टारगेट को मैं किस तरह जो है अटैक करूं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बोलूंगा कि बाबर को आप PSL में कप्तानी कराएं ताकि वो कप्तानी सीख सकें। बहुत शुक्रिया सिक्कू भाई की गुफ्तगू आपने सुनी। मायूस कुन कारकर्दगी, वो कह रहे हैं एक बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन है जिस तरीके से पाकिस्तान हारा है, इंग्लैंड की बी टीम से हारा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में आज मरियम नवाज मैदान में आ गई हैं। नून लीग की नायब सदर ने आज आज़ाद कश्मीर में 2 जलसों से खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत पर मरियम नवाज ने तनकीद की, और मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि नून लीग अब वो जमात नहीं रही, हमें हलक से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। जो लोग कश्मीर को चोरी करने के लिए कश्मीरियों के वोट पर नजरें लगाकर बैठे हैं, कान खोल कर सुन लो कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग
से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। आजाद कश्मीर, मुस्लिम लीग नून और आपके साथ मरियम नवाज शरीफ आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी इंशाअल्लाह। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जिसने 2018 में आरटीएस बिठाकर इलेक्शन चोरी किया, उसे आज भी इलेक्शन चोरी करने की जरूरत पड़ रही है। जिसने 2018 में आरटीएस बिठाकर रातों रात अवाम का इलेक्शन चोरी कर लिया, आज 3 साल के बाद भी उसको इलेक्शन चोरी करने की जरूरत पेश आ रही है। नवाज शरीफ की आवाज को टीवी पर बंद करने की जरूरत पेश आ रही है। अगर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन जीती, कश्मीर का चोरी करने की कोशिश की, तो आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे, तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेंगी। धरने का इंदिया दे रही हैं। मरियम नवाज ने आज आज़ाद कश्मीर में 2 जलसों से खिताब किया, मगर उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का जवाब नहीं दिया, जो मुसलसल इसी कैंपेन में नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों पर साथ साथ तनकीद कर रहे हैं। आज भी उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग को भी निशाने पर लिया। आपने बल्ला को भगाना है और दूसरों को भी भगाना है। अब पता नहीं मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, वो एतराज ना करें। हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करें, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली को, इस तब्दीली की हुकूमत को भगा सकें। मगर हम चाहते हैं कि वो ज़रा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात हो। बिल्ली बात जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। सीनियर साहब तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब मौजूद है। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, ये क़यास आराइयाँ हो रही थी कि मरियम नवाज़ अब बिल्कुल पीछे रहेंगी, शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो कैंपेन को लीड करें या आगे रहें, और इसी हवाले से उन्होंने नवाज शरीफ को भी कम्युनिकेट किया है। मगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज़ फाइनली और अग्रेसिव नज़र आई, डायरेक्टली खान साहब पर और इनडायरेक्टली मुख्तलिफ जगहों पर वो अटैक करती नज़र आई। आपको लग रहा है कि सिर्फ इलेक्शन की हद तक है, या वो फ़र्क बता रही हैं कि जब मैं लीड करती हूँ तो क्या होता है, जब शहबाज शरीफ साहब लीड करते हैं तो क्या होता है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है एक अग्रेसिव तकरीर। बिलावल साहब को देखें, वो भी बहुत अग्रेसिव तकरीर कर रहे हैं, और मरियम साहबा भी बहुत अग्रेसिव तकरीर कर रही हैं। और इलेक्शन का तकाजा भी ये है कि ज़ाहिर है एक इलेक्शन का माहौल बनाना है, रेवलरी बनानी है, तो उसके लिए अगर माहौल गर्म ना भी हो तो उसको करना ज़रूरी होता है। तो ये बाय स्ट्रैटेजी है आपके ख्याल में, या जो शहबाज शरीफ की कोशिशें हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा अगर वो ये इशारों में वैसे भी तनकीद करती हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो इलेक्शन में सूट करता है नून लीग को अग्रेसिव स्टांस, और मरियम नवाज़ सूट करती हैं क्योंकि वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करती हैं, करिज्मेटिक पॉलिटिक्स करती हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर कोयटा में भी थी, या जो भी शहबाज शरीफ सवात में जो तकरीर थी शहबाज शरीफ साहब की, वो कोई ऐसी अग्रेसिव नहीं थी। जबकि मरियम जब भी जहाँ भी जाएँ, ज़ाहिर है वो एक अग्रेसिव स्टांस लेती हैं, और उसमें आवाम में फॉलोइंग भी है, वर्करों में भी उसका एक तासुर जाता है। शहबाज शरीफ ज़ाहिर है ऐसा तासुर पैदा नहीं करते, शायद उनका अंदाज़ भी ये नहीं है। मतलब अगर इलेक्शन कैंपेन में मरियम नवाज़ का जो स्टाइल और स्टांस है वो सूट करता है, तो शहबाज शरीफ साहब अगर चाहते हैं कि अगले इलेक्शन तक वो लीड करें, तो क्या वो मोबिलाइज कर पाएंगे क्राउड को उस तरीके से अगर वो अपने स्टांस से चलते हैं? जी, मेरी तो पहले से कैलकुलेटेड ये राय है कि अगर इलेक्शन फ्री फॉर ऑल हुआ तो फिर कैंपेन जो है वो मरियम ही लीड करेंगी, और अगर कंट्रोल्ड इलेक्शन हुआ तो ज़ाहिर है फिर तो मजबूरी होगी, फिर उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी शहबाज शरीफ होंगे और शायद कैंपेन भी शहबाज शरीफ करेंगे। वैसे सब पार्टी में क्या माहौल है? ये जो राय है कि जो लोग नवाज शरीफ साहब के बयानी के हामी हैं, अग्रेसिव स्टांस के हामी हैं, वो भी अब समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ही को आगे लीड करना चाहिए, क्योंकि 2023 के इलेक्शन में भी अगर ऐसा रहा कि मुज़ाहमत रही तो पार्टी टूट-फूट का शिकार हो सकती है, और 2023 का इलेक्शन हारे तो फिर तो यकीनी तौर पर पार्टी टूट-फूट का शिकार हो जाएगी। इसलिए शहबाज शरीफ ही लीड करें। क्या ये बात दुरुस्त है कि पार्टी में अक्सरियत इसी बात की है? मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन है दोनों धड़ों के अंदर। कुछ लोगों का ख्याल है कि मरियम जो है वो बेहतर लीड कर सकती है, करिज्मेटिक है, अवामी है, अग्रेसिव है, और आम तौर पर जो आइडियोलॉजिकल वर्कर है उनका जो फॉलोअर है, जो आम वोटर है, वो शायद इस ख्याल का हामी है। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उसमें ज़्यादातर शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स के हामी लोग हैं, जो समझते हैं कि हमें कुछ करके
कोई मुफाहमत करके इक़्तिदार में आने की कोशिश करनी चाहिए, और बाकी जो रास्ते हैं वो फजूल हैं। असल रास्ता यही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत के साथ साथ नून लीग पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, और सिर्फ इस इलेक्शन कैंपेन की हद तक नहीं, आज़ाद कश्मीर जाने से पहले भी वो तनकीद का निशाना बना रहे थे नून लीग को। ये आपके ख्याल में सिर्फ इलेक्शन की हद तक है, या वो भी बाय स्ट्रेटजी इस वक्त इन दोनों को टारगेट कर रहे हैं साथ? मेरा ख्याल है कि अब पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है कि हमने नून के साथ जो है कम अज़ कम अवामी सियासत में हमारा इम्कान नहीं है ना इत्तेहाद का। अगला इलेक्शन भी शायद पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो भी उन्होंने नून के ख़िलाफ़ ही लड़ना है, इसलिए। और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तो ज़ाहिर है वहाँ नून के भी कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इसलिए तनकीद जारी रखे हुए हैं कि जब पाकिस्तान में भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होना, आज़ाद कश्मीर में भी नहीं होना, तो राइवलरी तो है, फिर तो एक दूसरे के वोट जो है वो छीनने भी है और उन पर हमला भी करना है। बहुत शुक्रिया सुलभाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, बहुत आम खबर उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब से कुछ देर बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान के हवाले से एक पॉलिसी बयान देंगे और अमेरिकी फौज की वापसी से मुताल्लिक मुमकिन तौर पर पेशरफ से भी आगाह करेंगे। मगर इससे पहले ही अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता हमवार करने के लिए ईरान मैदान में आ गया है। और ईरान का ये किरदार एक ऐसे वक्त में सामने आया जब खुद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी है, यानी अमेरिका की पुष्टपनाही से चलने वाली अफगान हुकूमत ने ईरान में अफगान तालिबान से बातचीत का आगाज़ कर दिया है, जिससे वाज़े हो रहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के अलावा खित्ते के कई अहम ममालिक अपना अपना किरदार और अपनी अपनी पोजीशन वाज़े कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा गैर मामूली बात यह है कि जिस वक्त अफगान तालिबान और अफगान हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हो रही थी, ईरान में हो रही थी, उस वक्त भारतीय वजीर खारजा जयशंकर तालिबान से मुताल्लिक एजेंडा लेकर खुद ईरान में मौजूद थे और उन्होंने ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी को भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया है। अफगानिस्तान के मामले पर भारतीय सिफारतकारी में तेजी देखने में आ रही है। पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने दोहा में अफगान तालिबान के रहनुमाओं से मुलाकात की, फिर ज़राए से यह दावा सामने आया कि अफगान तालिबान ने भारत को ये यकीन दहानी कराई है कि उनके भारत के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होंगे। और अब कल ईरान में जहां एक तरफ अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत मौजूद थी, तो दूसरी तरफ भारतीय सिफारतकार भी ईरान में ही थे। और अब भारतीय वजीर खारजा रूस के दौरे पर हैं और आज ही तालिबान का सियासी वफ्द रूस पहुंचा है। क्या ये सब इत्तफाक है या हिकमत अमली है, या भारत अफगानिस्तान में पैदा होने वाली नई सूरत हाल से परेशान है? जैसा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ा लूज़र इस वक्त इस सूरत हाल में भारत है। बहरहाल कल और आज अफगान तालिबान और अफगान हुकूमती वफ्द के दरमियान ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बातचीत हुई है और फिर इस मुलाकात के बाद आज एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक दोनों तरफ से इस बात पर रजामंदी जाहिर की गई है कि जंग अफगानिस्तान की अवाम के मसाइल का हल नहीं और तमाम कोशिशें एक पुरअमन सियासी हल की जानिब मरकूज रखनी चाहिए। साथ ही दोनों तरफ से बातचीत जारी रखने की रजामंदी भी जाहिर की गई ताकि इस्लामी रियासत कायम करने और देर पा अमन हासिल करने के लिए एक खुसूसी मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए। लेकिन अगली मुलाकात कब और कहां होगी, इस हवाले से तफसीलात नहीं बताई गई। मुश्तरका बयान के मुताबिक दोनों तरफ से लोगों के घरों, मस्जिदों और अस्पतालों पर हमलों और अवामी इदारों को तबाह करने की मजम्मत की गई और कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया गया। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान भरपूर तरीके से एक दूसरे के खिलाफ जंग में सरगर्म है। इस मुलाकात के हवाले से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मौसर मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान के नुमाइंदों की मेज़बानी करना एजाज़ की बात है। जैसे ही बैरूनी अफवाज अफगानिस्तान छोड़कर जाती हैं तो तमाम सियासी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफगानियों के लिए कोई रुकावट बाकी नहीं रहनी चाहिए ताकि अगली नस्ल के लिए एक पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल तरतीब दिया जाए। ईरान अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा है, मगर क्या अफगानिस्तान में अमन के हवाले से कोई कोशिश हो रही है या ये बात मुज़ाकरात की हद तक है, मगर ऑन ग्राउंड लड़ाई जारी है। बरतानवी सहाफ़ती इदारे स्काई न्यूज़ की एक रिपोर्ट का जायज़ा लेते हैं जिसमें तालिबान को अफगान फौजी बेस का कब्जा हासिल करते हुए दिखाया गया है और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके का दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में देखा गया। यानी अफगानिस्तान के अंदर अब भी बातचीत जंग के जरिए हो रही है और लॉन्ग वॉर जर्नल के मुताबिक तालिबान ने अब तक 200 के करीब अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस वक्त स्क्रीन पर आप अफगानिस्तान के 4 नक्शे देख सकते हैं। पहला नक्शा अप्रैल का है, दूसरा मई का है, तीसरा जून का और चौथा जुलाई का है। अप्रैल वो महीना था जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से निकलने की डेडलाइन दी थी और इन नक्शों में देखा जा सकता है
कि जो जर्द रंग के इलाके हैं यानी तालिबान के कंट्रोल में इलाके हैं वो अप्रैल के महीने में कम थे, लेकिन फिर मई, जून और जुलाई में तालिबान के कंट्रोल में इजाफा बढ़ता गया और अफगान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके कम होते चले गए। और अब तालिबान की नज़रें काबुल पर हैं। इस दौरान ईरान मुतहर्रिक हो गया है और भारत ने भी गैर मामूली तौर पर अपनी सिफारतकारी तेज़ कर दी है। पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, ईरान में मुज़ाकरात होना, भारतीय वज़ीर ख़ारजा का वहाँ मौजूद होना, पहले दोहा में मुलाकात की, अब रशिया भी जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल बन रही है इस वक्त? नहीं शाहज़ीब, एक तो जो ईरान में तालिबान और हुकूमत के नुमाइंदे यूनुस कानूनी के जो मुज़ाकरात हुए हैं, मैं तो उसको अच्छी पेशरफ़ समझता हूँ। और एट द सेम टाइम शहाबुद्दीन दिलावर तालिबान के एक और रहनुमा, उनकी क़यादत में एक वक्त रशिया गया हुआ है। क्योंकि एक तालिब इल्म की हैसियत से तो मेरी यही राय है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो कि अफ़गानिस्तान की बदअमनी से मुतासिर होंगे और जिनको जेनुइनली अफ़गानिस्तान में अमन चाहिए, ये लोग अमेरिका से हट के अपना कोई मेकनिज़म बना दे। तो इन ममालिक में जहाँ पे भी वो इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं या अगर वो एक्टिव होते हैं तो मैं तो उसको खुशाइन समझता हूँ। जहाँ तक जयशंकर का वहाँ पहुँचने का ताल्लुक़ है, तो एक तो मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी ईरान में तालिबान से मुलाकात नहीं हुई है। ये असल में इंडिया की परेशानी है और ये नहीं हो सकता कि वो कोई तालिबान को अपने करीब ले आएं या तालिबान और उनकी आपस में कोई स्ट्रेटजी बन जाएगी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़। ये जो कुछ हो रहा है असल में इस वक्त इंडिया की जो हवास बाख्तगी है या जो परेशानी है, आप देखें कि कल के दिन में इंडिया को दो बड़े धचके पहुँचे हैं। एक तो वहाँ पे उनका जो इंटेलिजेंस स्टाफ था या मुख्तलिफ़ दीगर एक्टिविटीज़ के लिए उसको उन्होंने बागराम के रास्ते चोरी छुपे अफ़गानिस्तान से निकाल दिया। दूसरा जो सलमा डैम था और जो उनका एक बड़ा अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत उस पर फ़ख्र करते थे और वो उन्होंने अफ़गान हुकूमत के लिए बनाया था, तो कल तालिबान ने उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। तो ये इसी तरह ईरान या रशिया जिन ममालिक के साथ पहले से इंडिया के कुछ रवाबित है, उसके ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके इंटरेस्ट को जो ख़तरा लाहक हो रहा है उसको किसी न किसी तरीके से डिफेंड कर लें। सर साहब, ये भी बताइएगा कि ये क्या हो रहा है कि वैसे तो मुज़ाकरात हो रहे हैं मगर अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई भी हो रही है और वो ऐसे हो रही है कि अफ़गान फ़ौज ने अक्सर इलाकों में बग़ैर लड़ाई के ही तालिबान के आगे हथियार डाल दिए और जो हथियार अमरीकियों ने लड़ने के लिए दिए थे तालिबान से, वो तालिबान के कब्ज़े में चले गए हैं, उनकी गाड़ियाँ, मॉडर्न हथियार। ये क्या मामला है? ये कुछ चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हैं और इसलिए एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि शायद ख़ुद अमरीकियों की भी ये ख्वाहिश है कि तालिबान ख़ुसूसन शमाली इलाक़ों में जो रूस, चीन और इस तरह के ममालिक के से उनके बॉर्डर लगे हुए हैं वहाँ पे काबिज़ हो जाएं। मसलन एक तो ये है कि तालिबान अमूमन वो अज़ला उनके सामने सरेंडर होते हैं जहाँ अमरीकियों ने बहुत बड़े पैमाने पे असलहा छोड़ा होता है। अब सवाल ये है कि उनको कहाँ से पता होता है। दूसरा मिस्टीरियस अमल ये है कि यही अफ़गान फ़ौज थी जो पिछले 2 साल से तालिबान की रेजिस्टेंस कर रही थी। अमरीकी ऑपरेशनल पोजीशन से 2 साल पहले से वो पीछे हट गए थे और फिर जब कतर डील हुई उसके बाद तो अमरीकी सिर्फ तमाशा देखते रहे। तो एक सवाल ये कि ये जो फोर्सेस उन्होंने 1 साल तक भरपूर दिफा किया बग़ैर अमरीकियों के ताउन के, तो अब क्यों नहीं कर सकते? हालांकि ये लोग साउथ में और ईस्ट में दिफा कर रहे थे और अब वो नॉर्थ में या वेस्ट में दिफा नहीं कर सकते, उज़्बेक सूबों में। अच्छा, फिर उसमें एक मिस्टीरियस चीज़ ये है कि मसलन जोज़जान जो कि तुर्कमानिस्तान के सूबे से लगा हुआ है या फिर वो सूबा जो उज़्बेकिस्तान के सूबे से लगा हुआ है या फिर बदख्शान। अब बदख्शान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट बग़ैर मुज़ाहिमत के जो वाखान कॉरिडोर भी उनके कब्ज़े में आ गया जो चीनी बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। तीसरी बात यह कि शमाल के कुछ लीडर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी फ़ोर्सेस को या तो मरकज़ी कमांड से कहा जाता है कि आप हथियार डाल दें या फिर ये है कि उनका डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने कमांड के साथ। एक और मिस्टीरियस बात, वो अफ़गान वज़ीर दिफ़ा असदुल्ला खालिद
जो कि पिछले पूरे साल में खुद यूनिफॉर्म पहन के और जंगी महाज पे फ़ौज को कमांड करते थे और वो अमेरिका के बड़े करीब भी समझे जाते हैं, वो पुरस्कार तौर पर मंजर से हट गए और फिर पता चला कि वो इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं, इसलिए अशरफ गनी को हाजी बिस्मिल्लाह खान को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर करना पड़ा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम जैसे तालिब इल्मों को भी समझ नहीं आती और उसमें एक मिस्ट्री और पुरस्कारियत का आंसर बहुत नुमाया है। बहुत शुक्रिया साहिब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान में इन गर्मियों में ही गैस का बहरान आया और सर्दियों में पिछले साल की सर्दियों से भी शदीद बहरान आने का खदशा है, क्योंकि पाकिस्तान की लोकल गैस की पैदावार हर साल कम हो रही है और डिमांड में हर साल इजाफा हो रहा है। इसलिए जब सर्दियों में डिमांड 3 गुना से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? मुल्क को फौरी तौर पर नए LNG टर्मिनल्स, स्टोरेज और गैस पाइपलाइन की ज़रूरत है। मगर इस वक्त एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। 2 कंपनियां 2 नए LNG टर्मिनल लगाना चाहती हैं। हुकूमत भी 2 साल से नए टर्मिनल लाने का दावा कर रही है, मगर काम शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि इन टर्मिनल से गैस मुल्क में पहुंचाने के लिए गैस की पाइपलाइन ही नहीं होगी। नून लीग की हुकूमत में 2 LNG टर्मिनल लगे। सिंध से पंजाब तक 1000 किलोमीटर से ज़ायद की गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई और उससे उस LNG से चलने वाले बिजली के कारखाने भी लग गए। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल से दावे तो कर रही है, मगर काम नहीं कर पा रही है। और अब रूस से किया गया सिंध से पंजाब तक पाइपलाइन बिछाने का मुआहदा भी खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। इस गैस पाइपलाइन का मसला 2015 से अटका हुआ है। फिर उस हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस दावा किया कि मुआहदा हो गया है और फरवरी में काम भी शुरू हो जाएगा। फिर अब 1 माह पहले 28 मई को दोबारा तरमीमी मुआहदा किया, मगर अब फिर इस मुआहदे को गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना है, क्योंकि हुकूमत ये फैसला नहीं कर पा रही है कि रूस के साथ मिलकर पाइपलाइन बिछाए या फिर पाकिस्तान की 2 सुई गैस कंपनियों सुई साउथ और सुई नॉर्थ से ये पाइपलाइन बिछवाए। द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबा, जिसे शुमाल जनूबी गैस पाइपलाइन भी कहा जाता है, उसका मुस्तकबिल खतरात से 2-4 है, क्योंकि पेट्रोलियम डिवीजन ने मुतबादिल गैस पाइपलाइन मंसूबे को जुलाई के वस्त तक मुकम्मल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि रूस 2015 से अहमियत के हामिल मंसूबों पर पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि रूस के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने भी इस बात की तस्दीक की, मगर फिर अब ये दावा सामने आ रहा है कि हुकूमत रूस के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती, बल्कि सुई कंपनियों के साथ ये मामला आगे बढ़ाना चाहती है। तो रूस नाराज़ होगा या नहीं, या फिर हुकूमत रूस को मनाने की कोशिश करेगी? और अगर पाइपलाइन 2023 तक अगले 2 साल में नहीं आती तो फिर क्या होगा? नए LNG टर्मिनल आने हैं, उन्हें गैस की जो कैपेसिटी है वो कौन देगा? ताबिश गौहर साहब, मोहम्मद खुसूसी वज़ीर आज़म बराए बिजली और पेट्रोलियम, हमारे साथ मौजूद। ताबिश गौहर साहब, बहुत शुक्रिया। ताबिश गौहर साहब, इस वक्त क्या आप फैसला कर रहे हैं? हम्माद अज़हर साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि हमने एक नया मुआहदा किया है रूस के साथ। नून लीग ने सही मुआहदा नहीं किया था, मगर उसके बाद आपने कहा कि रूस से बेहतर है कि हम सुई कंपनियों से बनवा लें। एग्जैक्टली हुकूमत क्या कर रही है? खटाई में पड़ गया ये मुआहदा या फिर आप बनाने जा रहे हैं रूस के साथ? जी देखिए, प्लान ए तो हमारा यही है कि रशिया के साथ गुफ्तगू का मरहला जो मामला है उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। 2023 तक हमें ये लाइन हर सूरत में मुकम्मल करनी है। जो हालिया दौर में शराइत सामने आई रशिया की, वो अगर मैं मजमूई तौर पे समझाना चाहूँ तो वो ये है कि जिस तरह IPPs के साथ मुआहदे हुए पावर सेक्टर में, जिसमें शरह मुनाफा जो था वो गारंटी किया गया 18% पे और मुख्तलिफ़ किस्म की मराद दी गई, उनका ख्याल ये है कि उन्हीं मेयार पे उनके साथ भी मुआहदा होना चाहिए, जो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमने माजी से सबक हासिल करना है कि अगर अच्छी चीज़ भी बनाई जा रही है, लेकिन अगर उसकी कीमत वो हो जो कि मईशत मुतहम्मिल ना हो सके, तो आगे जाके मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता है ये मामला उनके साथ तय नहीं पाया जा सकता, तो हमारी जो 2 सुई कंपनीज़ हैं, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न, इन्होंने पाकिस्तान में पिछले कई दिहाइयों में तकरीबन 15,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाया है। तमाम तर सलाहियतें हमारे पास मौजूद हैं। हम ये पाइपलाइन खुद बिछा सकते हैं, निस्बतन सस्ती बिछा सकते हैं, निस्बतन जल्दी बिछा सकते हैं, ताकि जो गैस है शुमाली इलाकों और पूरे पाकिस्तान में उसकी निर्खों में इजाफा कम हो बनिस्बत उसके कि जब हम बाहर से लोगों को लेके आते हैं।
ये बड़ी अहम बात है। आप कह रहे हैं कि जल्दी बिछ सकती है, 2023 तक हमें हर हाल में पाइपलाइन बिछानी है। तो रूस के साथ अगर देर लगेगी तो सुई कंपनियों के साथ आप कह रहे हैं अगर काम 2023 तक हो सकता है, तो पाकिस्तान की डिमांड बड़ी फौरी है। सर्दियों में 3 गुना डिमांड हो जाएगी। पिछली सर्दियों में क्राइसिस था, इन सर्दियों में उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर एक्सट्रीम सर्दियाँ आई। और वैसे भी गैस सालाना जो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है वो कम हो रही है। अब इस वक्त मसला यह है कि क्योंकि हुकूमत ने कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई 3 साल में, एक तरफ पुरानी कंपनियां हैं जिन्होंने एलएनजी का टर्मिनल लगाया, उनके पास इजाफी कैपेसिटी है। एंग्रो कह रहा है कि जी हमारे पास तो 780 MMCFD का जहाज नया आके खड़ा हुआ है, मगर सुई साउथ कह रहा है कि आप गारंटी दें कि इसको वापस लेके जाएंगे। जो नए टर्मिनल लगाने हैं वो कह रहे हैं कि जी अगर हमारे पास 300 MMCFD की जो इजाफी कैपेसिटी सिर्फ बची हुई है साउथ में, वो हमें नहीं देंगे तो हम अपनी सरमायाकारी कैसे करेंगे जिसकी वजह से टर्मिनल नहीं लग रहा। तो आपने क्या फैसला किया इस हवाले से? देखिए, हुकूमत इस पे काम कर रही है। जो पहला टर्मिनल है जिसका आपने जिक्र किया, उस पे नैप का एक मामला है जिसकी वजह से सुस्त रफ्तारी से बातचीत का सिलसिला हो रहा है इस वक्त। और दूसरा टर्मिनल बैन अवी आर्बिट्रेशन की जद में है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि 300 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 3 मजीद LNG कार्गोज माहाना सर्दियों के मौसम में आ सकते हैं, जिसकी वजह से कम गैस लोड शेडिंग होगी, चूल्हे जलेंगे, ज़्यादा सनतों को गैस मिल जाएगी, CNG स्टेशन बंद नहीं होंगे। तो हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हर सूरत में विदाउट प्रेजुडिस कानूनी तकाज़ों को बरूकार लाते हुए, उन पर पूरा उतरते हुए, कोई गलत काम किए बगैर ये जो इजाफी सलाहियत है उसको बरूकार लाएँ, ताकि लोगों को और गैस मुहैया हो सके और गैस की लोड शेडिंग कम हो सर्दियों के माह में। मगर तारिक साहब, आप एग्रो पर डाल रहे हैं, हमारे शो में आप नैब पर डाल रहे हैं। इनफैक्ट हमारे शो में एग्रो के सदर आए थे, उन्होंने कहा अगर मामला होता नैब का तो फिर काबीना ने कैसे अप्रूव कर दिया था, क्या लॉ डिवीजन ने उनको नहीं बताया था? फिर हमने नैब से पूछा खुद, तो उनके तर्जुमान ने कहा कि इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल करने पर नैब की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो नैब पे ना डालें। ये क्या काबीना के अंदर अपनी लड़ाई का मसला है कि लॉबिंग हो रही है? एक तरफ आप हैं, आपने 29 जून को ट्वीट किया कि जो एक्सिस कैपेसिटी मौजूद है टर्मिनल की, हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि सर्दियों में क्राइसिस आ रहा है, और जब क्राइसिस आएगा तो बुरा भला आपको और हमादर साहब को कहा जाएगा, इसलिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर एक तरफ दूसरी लॉबी है जो चाहती है कि आप जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल हैं उनको ये कैपेसिटी ना दें, बल्कि नए टर्मिनल को ये कैपेसिटी दे दें ताकि नए टर्मिनल आ सकें, जिसमें ये सारा का सारा मामला फंसा हुआ है। देखिए, हमें दोनों चीज़ें करनी है। हमने अगले 2 से 3 साल जब तक के नए टर्मिनल नहीं आएंगे, मेरी ज़ाती राय यह है कि जो मौजूदा टर्मिनल्स हैं उनकी इजाफी सलाहियत को पूरी मुकम्मल तौर पर बरूकार लाना है, ताकि सर्दियों के मौसम में और गर्मी के मौसम में भी, आजकल जबकि तरबेला में पानी कम हो गया है और हमें मजबूरन फर्नेस ऑयल चलाना पड़ रहा है, उस वक्त भी हम जो इजाफी सलाहियत है उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए LNG की जो दरामद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तीसरा और चौथा टर्मिनल पाकिस्तान की शदीद ज़रूरत है, लेकिन उसके आने में 3 से 4 साल लग सकते हैं। उसके बाद फिर जो पाइपलाइन की कैपेसिटी है उनको मुख्तस कर दी जाएगी और जो मौजूदा 2 टर्मिनल्स हैं उनकी जो पाइपलाइन कैपेसिटी है उससे वापस ले ली जाएगी उस वक्त तक, जब तक कि ये जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जिसका आपने शुरू में जिक्र किया वो आ जाए। उसके बाद मुकम्मल सलाहियत होगी इतनी कि तमाम के तमाम टर्मिनल डेवलपर्स को वो कैपेसिटी अवेलेबल होगी और वो जहां भी चाहें गैस पहुंचा सकते हैं। और साहब, तो फिर अब मसला ये है ना कि जो पुराने LNG टर्मिनल हैं वो अपना कॉर्पोरेट इंटरेस्ट देख रहे हैं, ज़ाहिर उनका हक भी है देखना। जो नए LNG टर्मिनल लगने हैं वो अपना कॉर्पोरेट इंटरेस्ट देख रहे हैं, उनका भी हक है। उनसे हुकूमत कोई 4 साल से कमिटमेंट कर रही है, 3 साल से कमिटमेंट्स कर रही है, वो पूरी नहीं कर पा रही है। तो बुनियादी मसला है कि हुकूमत का काम था कि गैस की पाइपलाइन बिछाती। पाकिस्तान की LNG डिमांड इतनी है कि अगर एंग्रो के पास 780 MMCFD का जहाज़ आया है तो वो उसको भी रख लेता, दूसरा टर्मिनल है वो भी अपनी इजाफी कैपेसिटी पे चलता और ये नए टर्मिनल भी आ जाते अगर आपने पाइपलाइन बिछाई होती। क्योंकि हुकूमत ने अपना काम नहीं किया, इसलिए अब समझ में नहीं आ रहा कि पुराने जो टर्मिनल हैं उनकी कैपेसिटी इस्तेमाल करके इन सर्दियों के क्राइसिस से बचें, या नए टर्मिनल से जो हमने वादा कर लिया है उनसे कहें नहीं जी 300 MMCFD आपको देते हैं और 2 साल इस क्राइसिस में रहें। हुकूमत का फेलियर है कि उन्होंने गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई। देखिए, 2 बुनियादी मसले हैं इस वक्त। एक तो ये कि LNG की स्टोरेज नहीं है, जो कि अब ड्राई डॉकिंग में बहुत शदीद तौर पर सामने आया। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पुरानी पॉलिसी का बहुत बड़ा फुकदान था कि टेक और पे की बुनियाद पे $5 लाख हम रोज़ाना अदा कर रहे हैं, लेकिन हमने ये पाबंद नहीं किया कि तकरीबन 10 दिन तो स्टोरेज की कैपेसिटी ग्राउंड पे होनी चाहिए। जिस तरह हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लाइसेंस देते हैं और उनको पाबंद करते हैं कि 20 दिन की स्टोरेज लाजमी बनाओ,
तो ये बहुत बड़ा इस्तेमाल था। उसके बाद जो गैस पाइपलाइन, यकीनन ये एक बहुत बड़ा एक बॉटलनेक है हमारे लिए। उसमें जो ताख़ीर हुई उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ इतनी नहीं है जितना कि रशिया की तरफ से जो कंपनियां इसमें तब्दीली आती रही और यूएस के सैंक्शंस लगते रहे, उसकी वजह से वो कंसोर्टियम नहीं बना पाए। अब हमारे पूरा इरादा ये है कि अगले 1 से 2 माह में उनके साथ मुज़ाकरात या तो पाए तकमील तक पहुँचेंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि स्ट्रेटेजिक बुनियाद पे यकीनन हम उनको तरजीह देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम महंगी गैस पाइपलाइन लगाएं या अगर हमारे पास नेमुल बदल है अपनी मकामी इदारों के ज़रिए सस्ती पाइपलाइन बिछाने का और जल्दी पाइपलाइन बिछाने का, तो हम उस हक से दस्तबरदार ज़्यादा देर अब नहीं रह सकते। साहब यानी कि अब ये मसला ये है कि कभी गुज़िश्ता हुकूमत पे डाल देते हैं जिम्मेदारी, अब रूस के ऊपर डाल रहे हैं, मगर यानी आप चाह रहे हैं कि सुई कंपनियों के ज़रिए आगे बढ़ा जाए, ये आप समझते हैं। और अगर ऐसा ना हुआ, और आपने कहा कि जो स्टोरेज की कैपेसिटी पिछली हुकूमत ने नहीं बनाई थी, तो आपने भी 3 साल में कैपेसिटी कहाँ बनाई है? और जो आप 2 नए टर्मिनल लाने जा रहे हैं वो भी तो FSRU बेस्ड हैं। अगर आपके ख्याल में स्टोरेज कैपेसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है तो दुनिया में कितने पोर्ट आपको नज़र आते हैं जहाँ पर 2 FSRU से ज़्यादा आपको नज़र आएंगे LNG टर्मिनल? स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मगर आप स्टोरेज कैपेसिटी की जगह FSRU बेस्ड 2 और टर्मिनल लाने जा रहे हैं जो कि 4 हो जाएंगे, जो कि दुनिया में शायद कहीं नहीं है। जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। शायद पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी 2 से ज़्यादा FSRU का निज़ाम नहीं है और असूली तौर पे तो तीसरा और चौथा टर्मिनल ज़मीन पर ही लगना चाहिए था, लेकिन वो महंगा होता है, 2 से 3 गुना महंगा होता है। इसलिए शायद ये फैसला किया गया कि FSRU की बुनियाद पे ही उनको इजाज़त दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन पर स्टोरेज बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी तजवीज़ यही है कि GIDC की मद में जो हम 330 अरब रुपए अब तक कौम से ले चुके हैं, उसको ना सिर्फ हम गैस पाइपलाइन पे लगाएं बल्कि उसी पैसे से हम स्टोरेज का काम भी शुरू कर दें और कम से कम 51% जो उस पर खर्चा आएगा वो सरकार के मद में हो, जो कि कौम से पैसा हम ले चुके हैं, और 49% हम फिर निजी शोबे को दे दें ताकि 2023 तक ये गैस की स्टोरेज का मसला भी हमारा हल हो जाए। यानी शॉर्ट टर्म में आप ये समझते हैं कि फिर 300 MMCFD की कैपेसिटी पुराने टर्मिनल को दी जाए और जब तक नए टर्मिनल नहीं आते, फिर नए टर्मिनल आए तो वो उनको कैपेसिटी दे दी जाए, इस हवाले से मुज़ाकरात की जाए ताकि कम से कम जो सर्दियाँ आ रही हैं, 2 साल तक ना नया टर्मिनल आना है ना पाइपलाइन आनी है, तो इन सर्दियों और अगली सर्दियों में तो हम बचें और गर्मियों में भी। जो आपने TPA का जिक्र किया, थर्ड पार्टी एक्सेस का, उसके तहत वो कोई भी निजी जो इदारा है वो अपने मॉलिक्यूल्स ला सकता है, इस टर्मिनल से रीगैसिफाई कर सकता है और फिर निजी सारिफीन को वो मॉलिक्यूल बेच सकता है। उसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन चूँकि वो गैस सनतों को ही जा रहा होगा, CNG को ही जा रहा होगा, खाद की फैक्ट्रियों को ही जा रहा होगा, तो मईशत का ही फ़ायदा होगा। तो गैस की जो शॉर्टेज होती है बिलखसूस सर्दियों के मौसम में, और कभी कभार हमें डाइवर्ट करनी पड़ जाती है डोमेस्टिक सेक्टर से भी, जो कि पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कभी मजबूरन वहाँ पे प्रेशर के इशूज़ आते हैं, वो कम हो जाएंगे। तो इसमें मजमूई तौर पर मईशत का फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं कि सरकारी कंपनियां ही उनके साथ एक्सेस कैपेसिटी का मुआहदा करें। मेरी ज़ाती तजवीज़ तो ये होगी कि हम उसको प्राइवेट सेक्टर को ही छोड़ दें। TPA प्राइवेट सेक्टर से होगा, तो आप क्या समझते हैं फिर एंग्रो का जो बड़ा जहाज़ आया 780 MMCFD का, उसको रखा जाए, उसे वापस किया जाए जैसा कि उनसे अंडरटेकिंग मांगी है SSGC ने? देखिए इस वक्त जो एंग्रो का जहाज़ आया है वो वैसे तो 3 माह के बाद वापस चला जाएगा, क्योंकि जो पुराना जहाज़ है वो उसकी मुरम्मत मुकम्मल हो जाएगी और वो फिर वापस पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास 150 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी मौजूद है आज के दिन पाकिस्तान में, तो कोई ज़रूरत नहीं कि उसको हम वापस करें इस जहाज़ को। इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से जैसे मैंने कहा, सरकार को कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल वी हैव टू डू इज़ कि वो जो कैपेसिटी है उसको अवेलेबल करने दें, उसकी इजाज़त दे दें, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस टर्मिनल को इस्तेमाल करके अपनी LNG है वो इस्तेमाल कर ले और उसको मुस्तफ़ीद हो सके उससे। बहुत शुक्रिया ताबिश गौर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 3 साल होने वाले हैं। अब भी वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि कौम टैक्स इसलिए नहीं देती क्योंकि उन्हें एतमाद नहीं है कि उनका पैसा सही जगह खर्च होगा। ये बात वज़ीर आज़म इंतखाबात से पहले भी कहते रहे हैं और अब 3 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी कह रहे हैं। टैक्स नहीं दे रहा है तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको ये एतमाद ही नहीं है कि हमारा टैक्स सही तरह इस्तेमाल होगा। उनको अब एतमाद बहाल कर रहे हैं, उनका टैक्स उनके लिए अपने खर्चे कम कर रहे हैं, फजूल खर्ची कम कर रहे हैं।
ये जो प्रोटोकॉल के ऊपर हम पैसे खर्च करते हैं अपने से शुरू कर रहे हैं ना, अपनी मिसाल से, सिर्फ अपने टैक्स पेयर को ये बताने के लिए कि आपके टैक्स की हम कदर करते हैं, हम आपका टैक्स आपके ऊपर खर्च करेंगे बनिस्बत अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो जैसे जैसे उनका ये एतमाद बहाल होता जाएगा, इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी, मुल्क की दौलत में इजाफा होता जाएगा, मुल्क अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। ये बात वज़ीर आज़म 3 बजट के बाद, हुकूमत में 3 साल रहने के बाद कह रहे हैं। हालांकि पहले ये दावा करते थे कि पहले साल में टैक्स 8,000 अरब करके दिखाऊंगा। FBR की रिफॉर्म करके इसी पाकिस्तान से मैं इंशाल्लाह 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करूंगा। 8 ट्रिलियन। और एक कितने ड्यूरेशन में आपका गोल क्या है? साल के अंदर। साल के अंदर 20 करोड़ लोगों का टोटल टैक्स का रेवेन्यू 3,000 अरब रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन खत्म करके, सिर्फ और सिर्फ FBR के अंदर रिफॉर्म्स करके, इसको ऑटोनमस इदारा बना के, ऊपर तकड़ा एक लीडरशिप दे के, डीपोलिटिसाइज करके, इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करना। 1-2 सालों के अंदर 8,000 अरब रुपया इसी पाकिस्तानी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा। और टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, टैक्स कम करूंगा, टैक्स कम करके पैसा इकट्ठा करूंगा। मगर हुकूमत के 3 सालों का जायजा लिया जाए तो टैक्स वसूली में हुकूमत की कारकर्दगी माजी की हुकूमतों से खराब रही है, जिन पर वज़ीर आज़म करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे। खुद हुकूमत की जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक 2008 में पाकिस्तान ने पहली बार 1,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर किया। फिर 3 साल के बाद 2011 में 1,500 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर किया। यानी पीपल्स पार्टी के पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% इजाफा हुआ और 1,000 से 1,500 अरब रुपए पर पहुंच गई। और अपने 5 साल में पीपल्स पार्टी ने टैक्स आमदनी 2008 में 1,000 अरब से 2013 में दुगनी यानी 1,946 अरब रुपए कर दी। यानी हर एक साल नया रिकॉर्ड बना। फिर 2014 में नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान ने पहली बार 2,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर कर लिया। फिर उसके 2 साल के बाद 2016 में पाकिस्तान ने 3,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर कर लिया। यानी नून लीग ने भी अपने पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% का इजाफा किया और 2,000 अरब रुपए से 3,000 अरब रुपए पर पहुंचा दिया। फिर 2018 में नून लीग की हुकूमत ने 3,848 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। यानी 5 साल में नून लीग ने पाकिस्तान की टैक्स आमदनी 1,946 अरब रुपए से दुगनी कर दी। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के दौर में हर साल टैक्स का एक नया रिकॉर्ड बना। दोनों ने अपने 5 साल में टैक्स आमदनी को दुगना कर दिया। 2008 में पहली बार 1,000 अरब रुपए का संगे मील अबूर हुआ। 2014 में पहली बार 2,000 अरब रुपए का संगे मील अबूर हुआ। 2016 में पहली बार 3,000 अरब रुपए का संगे मील अबूर हुआ और 2018 में टैक्स आमदनी 3,845 अरब रुपए पर पहुंच चुकी थी। फिर मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत जाने से पहले अगले बजट का ऐलान किया और माली साल 2018-19 के लिए 4,435 अरब रुपए का टैक्स टारगेट दिया। यानी अब से 2 साल पहले पाकिस्तान को 4,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लेना था और ये पिछले 10 साल में हर साल टैक्स महसूलात में इजाफे को देखते हुए मुमकिन नजर आ रहा था। मगर फिर नून लीग इलेक्शन हार गई, तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई और तहरीक इंसाफ ने सितंबर 2018 में जब अपना बजट दिया तो कहा कि नून लीग का बजट एक गैर हकीकी बजट था। टैक्स टारगेट को सिर्फ 37 अरब रुपए से कम किया और 4,398 अरब रुपए कर दिए। मगर फिर तहरीक इंसाफ अपने पहले साल में नून लीग के पिछले साल का भी हदफ पूरा नहीं कर सकी। दूसरे साल में कोरोना आ गया तो भी टैक्स इकट्ठा नहीं हो सका और अब तीसरे साल में हुकूमत ने 4,600 से ऊपर टैक्स इकट्ठा किया है। मगर वो भी जो पहला टारगेट था 4,963 अरब रुपए का, उससे कम है। हालांकि जो पहला टारगेट हुकूमत ने रखा था वो 2.1% GDP तरक्की और 6.5% महंगाई के साथ रखा था। मगर GDP की तरक्की ज़्यादा हुई है, 3.94% का दावा है। महंगाई 6.5% की जगह 8.9% रही है। मगर फिर भी टैक्स जो पहला टारगेट था उससे कम हुआ है और दरामदाद में इजाफे की वजह से ये टैक्स इकट्ठा हुआ। फिर भी 231 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आवाम का एतमाद होगा तो ही टैक्स इकट्ठा होगा। तो वो कब एतमाद बहाल होगा ये बहुत ज़्यादा अहम है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।